हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। मेरा नाम है कपिल गोयल और हाजिर हूँ आप लोगों के सामने CUET PG फिजिक्स का एक और वीडियो लेकर। तो कल लेक्चर नंबर 7 था किसका, ऑसिलेशन एंड वेव्स का, और उसमें हमने डिस्कशन किया था कि LC ऑसिलेशंस क्या होते हैं, किस तरह से उनका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो बनती है, फिर उसके क्वेश्चंस जो हैं वो किस तरह से पूछे जाते हैं और उनके आंसर हमें कैसे करने होते हैं। आज का जो लेक्चर है इसमें हम बात करेंगे डैम्पिंग फोर्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि डैम्पिंग फोर्स क्या है, फिर हम ये जानेंगे फ्री डैम्प्ड वाइब्रेशन क्या होते हैं, क्या उसके एक्सप्रेशन होते हैं, क्या अलग अलग कंडीशन बनती है। उसके बाद हम ये जानेंगे कि इसमें पावर जो लॉस है या जो एनर्जी लॉस है वो कितना होता है, क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, और देन लास्ट में हम बात करेंगे इसके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं या जो इसके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं वो किस तरह से होते हैं। ठीक है, तो वीडियो को कंटिन्यू करें उसके पहले यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। लाइक तो यार तुम कर ही दिया करो, तुम लोग लाइक नहीं करते हो, वीडियो देख के निकल जाते हो, है ना। और जिन लोगों को ग्रुप ज्वाइन करना है तो जो ये स्क्रीन पर नंबर शो हो रहे हैं या आपको थंबनेल पे भी शो हुए होंगे, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप वो जो नंबर्स हैं उन पर मैसेज कर दीजिए CUET PG फिजिक्स, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, है ना। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं, बातचीत बहुत हो गई। तो सबसे पहले मैं डैम्पिंग फोर्स की बात करूं कि डैम्पिंग फोर्स होता क्या है ना। सबसे पहले हम ये बात कर लें कि डैम्पिंग फोर्स क्या है। देखो भाई, डैम्पिंग फोर्स का मतलब क्या है जब कोई पार्टिकल किसी मीडियम में क्या करेगा, मोशन करेगा। ठीक है, जब कोई पार्टिकल किसी मीडियम में मोशन करेगा तो मीडियम में मोशन करने से उस पर होगा क्या कि वो मीडियम उसके ऊपर या तो कोई विस्कस फोर्स लगाएगा, विस्कस मतलब शान बल, या उसके ऊपर कोई फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। तो मैं ऐसा इसको समझ सकते हो कि एक जो मीडियम है वो वैक्यूम वाला है, तो वैक्यूम मतलब जिसमें कुछ भी नहीं है, तो उसके अंदर कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है तो उस पर कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं आएगा, यानी कि हवा वगैरह का कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा, ना ही उस पर कोई जो कहते हैं कि हमारा विस्कस फोर्स है वो भी नहीं होगा। परंतु यदि उसी पार्टिकल को किसी मीडियम में भेज दिया जाए तो क्या होगा, उस पर विस्कस फोर्स यानी कि शान बल जो मीडियम है उस पर क्या लगा देगा, कोई विस्कस फोर्स लगा देगा। वो विस्कस फोर्स या वो फ्रिक्शन फोर्स वो नेचर में कैसे होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव होते हैं। नॉन कंजर्वेटिव का मतलब जिसकी वजह से एक साइकिल के अंदर यदि हम वर्क डन की वैल्यू निकालें तो वो जीरो नहीं आए। तो ये जो फोर्स लगेंगे, चाहे वो फ्रिक्शन फोर्स हो चाहे वो नॉन विस्कस फोर्स हो, ये नॉन कंजर्वेटिव होंगे। तो इसका रिजल्ट क्या, ये क्या करेंगे, वो जो पार्टिकल है उसकी मोशन को अपोज करेंगे। मोशन को अपोज करेंगे तो इसका मतलब ये है कि अगर पार्टिकल को आगे बढ़ना है तो उसको कुछ काम करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि जैसे जैसे वो आगे चलेगा तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है और उसकी जो वेलोसिटी है दोनों कम होते जाएंगे, फाइनली जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे जो फोर्सेस हैं जिसकी वजह से किसी पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो लगातार क्या हो रही है, कम हो रही है, या जो काइनेटिक एनर्जी है लगातार क्या हो रही है, कम हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डैम्पिंग फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डैम्पिंग फोर्स। यदि वेलोसिटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं है तो ये जो डैम्पिंग फोर्स है ये वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये जो मैंने बोला है इसको आप सुनकर अपने नोट्स के फॉर्म में लिख भी सकते हैं, अदरवाइज ऐसी कोई इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो हमें जो मेनली ज़रूरत पड़ेगी, जो मैंने स्टेटमेंट बोला है कि जो डैम्पिंग फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, वेलोसिटी के। अब यहाँ पर एक साइन आ जाएगा माइनस का, माइनस साइन जो है वो शो करेगा कि जो फोर्स है वो वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो इट शोज फोर्स इज ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। और ये जो फोर्स है, ये वाला जो फोर्स है, इस फोर्स को हम क्या नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं हम डैम्पिंग फोर्स। ठीक है भाई, तो ये जो फोर्स है इसको हम क्या नाम देते हैं, डैम्पिंग फोर्स। ठीक, तो यहाँ से मेरे पास इक्वेशन बन गई F प्रोपोर्शनल टू माइनस वी। ये जो प्रोपोर्शनलिटी है इसका अगर हम साइन को हटा दें, यहाँ से इसको रिमूव कर दें, तो एक कांस्टेंट आएगा हमारे पास जिसको बोलेंगे हम लैम्बडा। ये जो लैम्बडा होगा इसको हम नाम देंगे डैम्पिंग कोफिशिएंट। ये जो लैम्बडा है इसको हम नाम देंगे क्या, डैम्पिंग कोफिशिएंट।
और अगर हमें ये पूछा जाए कि डैम्पिंग कॉफिशेंट की यूनिट बताओ, तो डैम्पिंग कॉफिशेंट की यूनिट कैसे निकालोगे, एफ अपॉन वी। तो एफ की यूनिट क्या होगी, न्यूटन, और वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड, है ना। इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। तो ये अपने आप में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया कि डैम्पिंग कॉफिशेंट की क्या यूनिट है। क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ डैम्पिंग कॉफिशेंट। तो उस केस में आपको ये आंसर लिखना है ना। और क्या हो सकता है इसमें, आपसे इसकी डायमेंशन भी पूछी जा सकती है, तो डायमेंशन तो तुम आराम से निकाल सकते हो, है ना, इतना तो भरोसा है मुझे तुम पर। तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, एफ इक्वल्स टू माइनस लेमड़ा अपॉन वी। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूँ, अगर लेमड़ा जो है, लेमड़ा बोले तो डैम्पिंग कॉफिशेंट, इसको फोर्स में कन्वर्ट करना है, तो फोर्स में कन्वर्ट करना है तो इसको वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो इसकी यूनिट है वो क्या है, न्यूटन पर मीटर पर सेकेंड। अच्छा जी, अब ये इक्वेशन फर्स्ट जो है इसमें f लिखा हुआ है, f बराबर होता है ma, हमने ये पढ़ा है। तो a को हम क्या लिख सकते हैं, dv ओवर dt। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो इक्वेशन फर्स्ट है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, m dv ओवर dt इक्वल्स टू माइनस लेमड़ा वी। और फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, तो और फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा dv अपॉन वी इक्वल्स टू माइनस लेमड़ा ओवर m और dt। फिर इसका कर दिया हमने इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन कर दिया तो ये बन गया log e v। ये क्या हो गया, ये हो गया माइनस लेमड़ा अपॉन m t और प्लस c। इसको मैं लिख दूँ इक्वेशन 2। अब हम कुछ लिमिटिंग कंडीशंस लगाएं, तो लिमिटिंग कंडीशंस का मतलब कि जब t बराबर 0 है तो उस टाइम जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी। तो एट t इक्वल्स टू 0 वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम है और उसकी वैल्यू है v0। तो अगर ये वैल्यू यहाँ रख दूँ तो क्या बनेगा, यहाँ बनेगा log e v0 इक्वल्स टू, ये 0 हो जाएगा और ये किसकी वैल्यू आ गई, c की। तो हमारे पास यहाँ से c की वैल्यू आ गई। तो ये c की वैल्यू को अगर मैं सब्सटीट्यूट कर दूँ कहाँ पर, इक्वेशन नंबर 2 में, तो इक्वेशन नंबर 2 जो है वो क्या बन गई, log e v इक्वल्स टू माइनस लेमड़ा ओवर m t प्लस log e और v0। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि इसको ट्रांसपोज करोगे तो ये बन जाएगा v अपॉन v0 ई बेस पर माइनस लेमड़ा ओवर m इंटू टी, और यहाँ से v इक्वल्स टू v0 ई पावर माइनस लेमड़ा ओवर टी। ये हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से रिलेशन आ गया वेलोसिटी का, किसके साथ, डैम्पिंग कॉफिशेंट के साथ। अब यदि मैं इसके लिए ग्राफ बनाता हूँ, यदि इसके लिए मैं ग्राफ बनाऊँ वेलोसिटी और किस में, टाइम में, तो व्हेन t बराबर 0, तो t बराबर 0 होगा, इस इक्वेशन में t 0 डालो तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v0, और t की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो जो वेलोसिटी है वो एक्सपोनेंशियली क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, यानी कि जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक, अब हम यहाँ पर एक वैल्यू की जो है बात करेंगे, इसकी चर्चा करेंगे कि मैं बोल दूँ कि यदि इफ़ t इक्वल्स टू m अपॉन लेमड़ा, तो इस इक्वेशन में अगर ये वैल्यू रख दूँ v0 ई पावर माइनस लेमड़ा अपॉन m, और ये हो गया m अपॉन लेमड़ा, तो ये m से m मर गया, लेमड़ा से लेमड़ा मर गया, तो यहाँ से v की वैल्यू आ गई v0 ओवर e, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा v इक्वल्स टू 37% ऑफ v0। ठीक है, तो ये टाइम की वैल्यू है, टाइम की वो वैल्यू जिस पर इनिशियल वेलोसिटी की जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी की 37% हो जाए, टाइम की वो वैल्यू जिस पर की वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी की 37% हो जाए, तो इस वैल्यू के टाइम की जो है इसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या नाम देते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, और इसको हम शो करते हैं टाउ से। तो यहाँ पर जो टाउ है इस केस में वो कितना हो गया, वो हो गया m ओवर लेमड़ा, वो कितना हो गया m ओवर लेमड़ा, ये लेमड़ा है भैया ना, इसको सही कर लेना। तो ये कितना हो गया m ओवर लेमड़ा, तो ये आ गया रिलैक्सेशन टाइम m ओवर लेमड़ा। ठीक है, तो यहाँ तक तो मेरे समझ में किसी को कोई समस्या नहीं होगी। क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या बन जाएंगे, एक तो ये फॉर्मूला बन गया, एक ये बन जाएगा कि जो डैम्पिंग फोर्स है उसके लिए रिलैक्सेशन टाइम को कैसे आप डिफाइन करोगे। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया, वो टाइम जिसमें कि वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी की कितनी हो जाए, 37% हो जाए, उसको हम क्या कहेंगे, रिलैक्सेशन टाइम कहेंगे, है ना। और ग्राफ जो बन गया वो कैसा बन गया, एक्सपोनेंशियली इस तरह से डिक्रीज हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये तो बात हो गई हमारे पास किसकी बात हो गई, डैम्पिंग फोर्स की।
अब हम बात कर लेंगे किसकी, डैम्पिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन की, डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन की। अब डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होगी, यदि कोई पार्टिकल छोड़ो, यदि कोई ऑसिलेटरी सिस्टम किसी वैक्यूम में उसका ऑसिलेशन चल रहा है ना, वैक्यूम में उसका ऑसिलेशन चल रहा है, तो उस टाइम क्या होगा, उसकी जो एनर्जी है और उसका जो एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट रहेगा। यदि किसी ऑसिलेटरी सिस्टम का या किसी पेंडुलम का ऑसिलेशन किसी वैक्यूम में चल रहा है तो उसकी जो एनर्जी है और जो उसका एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। परंतु यदि वो किसी मीडियम के अंदर है, तो मीडियम के अंदर है तो उस पर कौन से फोर्स लगेंगे, डैम्प फोर्स लगेंगे। उस डैम्प फोर्स की वजह से क्या होगा, उसकी जो वेलोसिटी है वो लगातार क्या होगी, डिक्रीज होगी, और उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी लगातार क्या होगी, डिक्रीज होगी। दैट मीन्स कि अब उसका एम्पलीट्यूड और उसकी एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो ऐसे सिस्टम जिनमें कि एम्पलीट्यूड और एनर्जी लगातार डिक्रीज होते चले जाए, उसको हम क्या कहते हैं, डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। ऐसी ऑसिलेटरी मोशन जिसमें कि जो ऑसिलेटरी मोशन है उसका एम्पलीट्यूड और उसकी जो एनर्जी है लगातार डिक्रीज होते चले जाए, उसको हम क्या कहते हैं, डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। क्या नाम देते हैं, डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके अंदर कोई हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं, ये भी दो तरह की होगी, एक होगी फोर्स्ड और एक होगी फ्री। तो अभी हम बात कर रहे हैं फ्री की, यानी कि कोई एक्सटर्नल फोर्स हमारा नहीं लग रहा है। अब इसका हमें एनालिसिस करना है। अभी तक जो तुम ऑसिलेटरी सिस्टम पढ़ते हो या पेंडुलम पढ़ते हो वो इस तरह से पढ़ते हो, उसके अंदर एक स्प्रिंग लगी होती है और एक ब्लॉक लगा होता है, यहाँ K होता है, यहाँ M। तो इसके लिए इक्वेशन जब बनाते हो तुम तो कैसे बनाते हो, इसको नीचे डिस्प्लेस कर देते हो x से, तो यहाँ स्प्रिंग फोर्स लग जाता है Kx। तो इक्वेशन तुम बना देते हो md2x/dt2 प्लस kx इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन तुमने बनाई है, बहुत बार बनाई है। परंतु अब क्या हो रहा है, अब लगा हुआ है डैम्पर। डैम्पर कैसे लगा हुआ है, डैम्पर की बात कर लें। यहाँ जो तुम्हें सिस्टम दिखाई दे रहा है, इस सिस्टम के अंदर ये तो है स्प्रिंग, ये है स्प्रिंग, और ये लगा हुआ है क्या, डैम्पर। तो स्प्रिंग जो है वो फोर्स लगाएगी, कौन सा, स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा मोशन के, अगर मोशन की डायरेक्शन ये है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो स्प्रिंग फोर्स जो लगेगा वो रिस्टोरिंग फोर्स की तरह होगा, तो उसको बोल दिया मैंने Fr। वो कितना हो जाएगा, Kx, माइनस एक साथ लगा देंगे। और एक डैम्पिंग फोर्स हो जाएगा Fd, और डैम्पिंग फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस लैम्बडा v होता है, v को हम क्या लिख देंगे, dx/dt, इसको भी प्लस ही लिख लो। तो कुल जो रिस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा नेट, जो इसको ऊपर की तरफ ले जाएगा, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा Fr प्लस Fd। तो F नेट की वैल्यू Fr प्लस Fd, तो Fr कितना हो गया, Kx, और ये कितना हो गया, लैम्बडा dx/dt। अब क्योंकि दोनों ही अपोज कर रहे हैं तो साथ में क्या लग जाएगा, माइनस। अब लगा दो न्यूटन इक्वेशन या न्यूटन्स लॉ। तो न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग ये बराबर हो जाएंगे किसके, नेट फोर्स के। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, तो न्यूटन के नियम के अकॉर्डिंग F बराबर क्या हो जाएगा, माइनस Fr प्लस Fd, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से हमारे पास बन गया ma, एक बार तो ma लिख देता हूँ, इक्वल्स टू माइनस kx प्लस लैम्बडा dx/dt। a को क्या लिख सकते हो, x के फॉर्म में d2x/dt2, तो ये बन जाएगा m, मैं ट्रांसपोज करके ला रहा हूँ इसको, d2x/dt2 प्लस इधर लिख देंगे, तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, लैम्बडा dx/dt प्लस kx इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन बन गई। पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया किससे, m से, तो पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया m से, तो इक्वेशन बन गई d2x/dt2 प्लस लैम्बडा अपॉन m dx/dt प्लस k/m x इक्वल्स टू 0। यहाँ तक किसी को कोई समस्या तो वो कमेंट करके पूछ सकता है, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए बिल्कुल ओपन है। देखो भाई, अब क्या करोगे, इसको सॉल्व करने के लिए फर्दर हम क्या करेंगे, हम कंसीडर कर लेंगे, क्या कंसीडर कर लेंगे, हम इस चीज़ को लैम्बडा अपॉन m को मान लेंगे 2r, और जो ये k/m है ये तो हमें पता ही है किसके बराबर है, नेचुरल फ्रिक्वेंसी, तो ये ओमेगा स्क्वायर।
इसको हमने क्या माना है 2r, ध्यान रखना क्या माना है 2r माना है, ठीक है। एक और चीज़, चलो पहले इसको लिख देता हूँ फिर बाद में बात करेंगे उसकी थोड़ा। तो इसको लिख दिया मैंने d2x अपॉन dt2 प्लस 2r dx अपॉन dt प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल्स टू 0। अब मैं ये कंसिडर कर लेता हूँ, क्या कंसिडर कर लूँ कि जो x है उसकी वैल्यू EST है। तुम चाहो तो कुछ भी मान सकते हो, EST की जगह E अल्फा टी मान सकते हो, बीटा टी मान सकते हो। मैंने यही क्यों माना है इसको मैं अभी बता देता हूँ। तो अगर मैं dx अपॉन dt निकालूँ तो dx अपॉन dt क्या हो जाएगा SEST, और अगर मैं निकालूँ d2x अपॉन dt2 तो वो क्या हो जाएगा s स्क्वायर EST। ये सारी वैल्यू यहाँ रखूँगा तो क्या बनेगा, यहाँ बन जाएगा EST कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या रह जाएगा s स्क्वायर प्लस 2RS प्लस k इक्वल्स टू 0। तो ऐसा करने से मेरी ये इक्वेशन बहुत सिंपल फॉर्म में आ गई, इसलिए मैंने इसको इसी के लिए माना है, यही कंसिडर किया है। मैं कुछ और भी मान सकता था पर हमें तो सिंपल काम करना है ना, हमें इतना टेढ़ा मेढ़ा काम थोड़ी करना है, तो इसलिए हमने यही कंसिडर किया है। तो अब ये e की पावर st तो 0 होने से रहा, तो 0 क्या होगा, 0 ये इक्वेशन होगी। तो क्या होगा s स्क्वायर प्लस 2RS प्लस k इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, इसके लिए इक्वेशन बनेगी धराचार्य फॉर्मूला। कौन सी बनेगी, धराचार्य फॉर्मूला। तो धराचार्य फॉर्मूला से इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से दो रूट आएंगे S12, वो क्या बनेगा -2r प्लस माइनस 2r का स्क्वायर 4r स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2। भाई धराचार्य जो फॉर्मूला है वो यही तो होता है, x में अगर रूट है x12 इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये फार्मूला बन गया। इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है, इसमें से कॉमन निकल रहा है 4 और टोटल 2 कॉमन आके कट पिट जाएगा सब। तो S12 क्या वैल्यू आ गई -r प्लस माइनस अंडर रूट r स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू बन गई S12। तो दो रूट हो गए, दो रूट कौन कौन से हो गए, दो रूट हो गए हमारे पास S1 हो गया कितना -r प्लस r स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, और S2 कितना हो गया -r, और ये हो गया -r माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो एक तो हो गया लिखने का तरीका इसको, ये है ना, एक तरीका तो हो गया इसको लिखने का, ये ध्यान रखना। एक तरीका तो इस तरह से मैंने लिख दिया। कई बार आप देखोगे कि इसको दूसरे फॉर्म में लिखा होता है। दूसरे फॉर्म में कैसे लिखा होता है, एक फैक्टर होता है जिसको कहते हैं डैम्पिंग फैक्टर। डैम्पिंग फैक्टर, वो डैम्पिंग फैक्टर जो है उसको हम लिखते हैं जीटा से, ये है जीटा। ये जीटा बराबर होता है लैम्बडा अपॉन लैम्बडा सी। लैम्बडा का मतलब है डैम्पिंग कॉफिशिएंट और लैम्बडा सी का मतलब है क्रिटिकल डैम्पिंग कॉफिशिएंट। इसका मतलब क्या है, क्रिटिकल डैम्पिंग कॉफिशिएंट। अब ये क्रिटिकल डैम्पिंग कॉफिशिएंट क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, थोड़ा सा आगे बात करेंगे। क्रिटिकल डैम्पिंग कॉफिशिएंट, तो कुल मिलाकर ये जो फॉर्मूला है ये जीटा का, ये जीटा का फॉर्मूला बनता है लैम्बडा ओवर 2m ओमेगा। ये फॉर्मूला बनता है जीटा का, डैम्पिंग फैक्टर का। तो तुम्हारे पास जो तुमने कंसीडर किया था, यहाँ लिखूँ, यहीं से लिख रहा हूँ मैं ना, तो मैं इसका दूसरा फॉर्म बना रहा हूँ। कुल मिला के बात ये है ऑल्टर। तो हमने ये माना था कि लैम्बडा अपॉन m किसके बराबर है 2r के, और यहाँ से r किसके बराबर था लैम्बडा अपॉन 2m के। तो ये जो हमारे पास S12 वैल्यू आई है ये क्या आई है -r। तो r को मैं लिख रहा हूँ लैम्बडा अपॉन 2m प्लस माइनस, ये कितना हो गया लैम्बडा अपॉन 2m और ये स्क्वायर, और माइनस इसको मैंने ऐसा कैसा लिखा रहने दिया ओमेगा स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, बाहर निकाल लिया, किसको बाहर निकाल लिया, ओमेगा स्क्वायर को। तो पूरे में से बाहर निकाल लिया, तो यहाँ ये ओमेगा स्क्वायर बाहर निकलेगा तो ओमेगा आएगा, फिर ओमेगा को बाहर निकाल लो। मैं एक बार पहले ओमेगा स्क्वायर को बाहर निकाल लेता हूँ। तो ये ओमेगा बाहर आ गया, और यहाँ कितना बन गया, यहाँ बन गया लैम्बडा ओवर 2m ओमेगा स्क्वायर -1। अब लैम्बडा ओवर 2m ओमेगा ये किसके बराबर है, जीटा के। अभी इसको चेंज करेंगे, थोड़ा सा रुक के करते हैं। तो यहाँ क्या वैल्यू बनेगी, तो S12। अब मैंने इस पूरे एक्सप्रेशन में से ओमेगा को बाहर निकाला तो ओमेगा बाहर आ गया, तो क्या बना माइनस लैम्बडा अपॉन 2m ओमेगा प्लस माइनस अंडर रूट लैम्बडा ओवर 2m ओमेगा
स्क्वायर माइनस 1, ये वैल्यू आ गई। तो लैम्बडा ओवर 2m ओमेगा किसके बराबर है? जीटा, है ना, किसके बराबर? जीटा। तो S12 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो गई? ओमेगा माइनस जीटा प्लस माइनस अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1। तो इसको लिखने के अलग अलग तरीके हैं, यहाँ पर भी रूट बने हैं, दोनों सेम आंसर देंगे। तो कई बार आपसे इस तरह से भी पूछ लिया जाता है डैम्पिंग फैक्टर के फॉर्म में। तो डैम्पिंग फैक्टर के फॉर्म में ये इस तरह से बन जाएगा, और सिंपल ये जो है इस तरह से बना हुआ है। अब जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बनी, कौन सी वाली? ये वाली, है ना, ये वाली। तो इसके हमें सॉल्यूशन चाहिए अब। तो इसके सॉल्यूशन जो हैं वो 3 तरह से सॉल्यूशन बनेंगे। ये ग्राफ अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे, ये जो ग्राफ है। तो सॉल्यूशन किस तरह से बनेंगे? इसके सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें 3 कंडीशन लगानी पड़ेगी। सबसे पहले जो तीनों कंडीशन है वो डिपेंड करेगी इस अंदर वाली वैल्यू पर। अगर भाई ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुई तो दोनों रूट आएंगे रियल, अगर ये वैल्यू लेस देन 0 हुई तो दोनों रूट्स आएंगे इमेजिनरी, और अंदर वाली अगर वैल्यू 0 हो गई यानी कि बी स्क्वायर और 4ac बराबर हो गए तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी क्रिटिकल। ठीक है, तो इसके हम 3 केस बनाएंगे। कितने केस बनाएंगे? 3। तो केस फर्स्ट, तो केस फर्स्ट जो मैं बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ व्हेन मैं ये ओवरऑल इस पूरे की बात कर लूँ, ये फॉर्मूला आर स्क्वायर इज लेस देन ओमेगा स्क्वायर, आर स्क्वायर इज लेस देन ओमेगा स्क्वायर। तो उस केस में क्या होगा? S12 इक्वल्स टू क्या है? माइनस आर प्लस माइनस आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है अगर ये लेस देन हो गया तो ये क्या वैल्यू देगा? नेगेटिव में रूट की वैल्यू, और नेगेटिव में रूट की वैल्यू मतलब ये कौन सी वैल्यू हो जाएगी? इमेजिनरी वैल्यू। कौन सी वैल्यू हो जाएगी? इमेजिनरी वैल्यू, है ना, क्योंकि इसमें माइनस रूट बनेगा ही बनेगा। तो ये जो चीज़ है ये बन जाएगी कौन सी? नेगेटिव। और नेगेटिव जब ये बन जाएगी तो हम इसको क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। लिखोगे ना सिंप्लीफाई करके? भाई अगर इसको करोगे सॉल्व, आयोटा जानते हो ना, आयोटा की वैल्यू कितनी होती है? अंडर रूट माइनस 1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1। इसका स्क्वायर करोगे तो -1 आ जाएगा। तो इसी तरह से जब तुम सॉल्व करोगे, आर स्क्वायर लेस देन ओमेगा स्क्वायर है तो आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या वैल्यू देगा? लेस देन 0 वैल्यू देगा, आएगी नेगेटिव। तो हम क्या करेंगे? इस वैल्यू को चेंज करके लिख देंगे माइनस आर प्लस माइनस, इसको हम लिख देंगे ऐसे आयोटा, क्योंकि माइनस बनेगा, और ये चेंज होकर हो जाएगा क्या? ओमेगा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू बनी है ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इस वैल्यू को हम बोलेंगे ओमेगा डी, डैम्प्ड फ्रिक्वेंसी। और इस डैम्प्ड फ्रिक्वेंसी की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, जहां ओमेगा कौन सी फ्रिक्वेंसी है? ये है नेचुरल फ्रिक्वेंसी। ये कौन सी है? नेचुरल फ्रिक्वेंसी। ठीक, तो अब मैंने इसको ऐसे लिख दिया, S12 को ऐसे लिख दिया मैंने माइनस आर प्लस माइनस आयोटा ओमेगा डी। तो 2 सॉल्यूशन बनेंगे हमारे, एक बनेगा प्लस का और एक बनेगा माइनस का। तो हमारी जो इक्वेशन बन गई उसके जो सॉल्यूशन आएंगे वो सॉल्यूशन क्या आएंगे? तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा? इक्वेशन कहाँ गई हमारी? ये गई, ये रही एक्स वाली। तो इसका जो सॉल्यूशन आ जाएगा वो आएगा x इक्वल्स टू a e पावर s1t प्लस b e पावर s2t। ये सॉल्यूशन आ गया। अब हम क्या करेंगे? s1 और s2 की वैल्यू को रखो। तो x इक्वल्स टू a e पावर s1 प्लस में होगा, s2 माइनस में होगा, s1 प्लस में होगा, s2 माइनस में होगा। तो s1 की वैल्यू क्या रखोगे? माइनस आर प्लस आयोटा ओमेगा डी और टी प्लस बी ई। S2 की वैल्यू क्या रखोगे? माइनस आर माइनस आयोटा ओमेगा डी इंटू टी। जब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो क्या कॉमन निकल रहा है? e की पावर माइनस आर टी और e की पावर माइनस आर टी बाहर, तो e की पावर माइनस आर टी बाहर। यहाँ क्या रह गया? यहाँ रह गया a e की पावर आयोटा ओमेगा डी टी प्लस b e की पावर आयोटा ओमेगा डी, ये माइनस का है,
डी टी। ठीक, अब तुम्हें फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या यूज़ करना पड़ेगा? ई की पावर आयोटा थीटा, ये बराबर होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और जो ई की पावर माइनस आयोटा थीटा है ये फॉर्मूला होता है कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। तो इस फॉर्मूला का जब यहाँ पर यूज़ करोगे तो ये बन जाएगा x इक्वल्स टू ई की पावर माइनस आर टी। ये डेरिवेशन में तुम्हें नहीं करना है, ये मैं तुम्हें सिर्फ समझा रहा हूँ, तुम्हें जो फाइनल आंसर है वो याद रखना है। इसके बाद वाली दो कंडीशन होंगी उनके मैं इतना डेरिवेशन नहीं बताऊँगा, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतने लंबे ये आए कहाँ से हैं, तो वो बता रहा हूँ मैं तो तुम्हें बस। तो क्या लिखोगे? ए पहले वाले के लिए कॉस ओमेगा डी टी प्लस आयोटा साइन ओमेगा डी टी, और दूसरे वाले का क्या बनेगा? बी कॉस ओमेगा डी टी माइनस आयोटा साइन ओमेगा डी टी। ये वैल्यू बन गई। अब क्या? अब ई पावर माइनस आर टी, यहाँ से ए और यहाँ से बी, तो ए प्लस बी और कॉस ओमेगा डी और टी, और यहाँ से प्लस ये बन जाएगा ए माइनस बी आयोटा, आयोटा भी रहेगा ना, और साइन ओमेगा डी और टी। अब कुछ कंसीडर कर लो। क्या कंसीडर कर लो? ये कंसीडर कर लो कि ए प्लस बी जो है वो किसके बराबर है? एक्स नॉट साइन फाई मान लो या साई मान लो, और आयोटा ए माइनस बी जो है वो किसके बराबर है? एक्स नॉट कॉस फाई। तो यहाँ पर जब ये सब वैल्यू रखोगे और इसको सॉल्व करोगे, अब इतना सिंपल तो हो गया है, बाकी तुम सॉल्व कर सकते हो। तो ये साइन का फॉर्मूला बन जाएगा, तो ये बनेगा एक्स नॉट ई पावर माइनस आर टी साइन ओमेगा डी टी प्लस फाई। ये इक्वेशन बन जाएगी फाइनल, जिसमें इसका जो एम्पलीट्यूड होगा ये पूरा का पूरा क्या होगा? इसका एम्पलीट्यूड। ये क्या होगा? इसका एम्पलीट्यूड। तो ये जो कंडीशन है जिसमें कि हमें जो रूट्स मिले वो इमेजिनरी रूट्स मिले, तो इसमें जो हमें रूट्स मिलेंगे इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे, तो यहाँ पर जो डैम्पिंग होगी वो अपीरियोडिक होगी। अपीरियोडिक डैम्पिंग का मतलब क्या होगा? या इसको हम एक और नाम देते हैं अंडर डैम्पिंग। मतलब सीधी सी बात ये है, हम पढ़ रहे हैं कि जब डैम्पिंग फोर्स लगेगा तो वेलोसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो दो कंडीशन है, एक तो वेलोसिटी बहुत तेज़ी से घटे और एक वेलोसिटी धीरे धीरे घटे। तो अंडर डैम्पिंग की जो कंडीशन आएगी उसमें जो एम्पलीट्यूड है, उसमें जो वेलोसिटी है, उसमें जो एनर्जी है वो धीरे धीरे कम होगी। तो इसलिए जो अंडर डैम्पिंग वाली कंडीशन है वो प्रेफरेबल होती है किसके ऊपर? बाकी जितनी भी कंडीशंस होती हैं उनके ऊपर। तो अंडर डैम्पिंग वाली कंडीशन कौन सी होती है? जिसमें आर स्क्वायर लेस देन होता है किसके? ओमेगा स्क्वायर के। तो वो कंडीशन को हम क्या कहते हैं? अंडर डैम्पिंग की कंडीशन कहते हैं। यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड आया, एम्पलीट्यूड ए लिख सकते हो इसको आप। तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू किसके बराबर है? एक्स नॉट ई पावर माइनस टी आर टी। ये बहुत काम का फॉर्मूला है, बहुत काम आएगा हमारे, इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। तो इसका ग्राफ अगर देखो तो ये जो ग्राफ बनाया था ये एम्पलीट्यूड का ग्राफ है। तो ए इक्वल्स टू एक्स नॉट ई पावर माइनस आर टी, और जीटा के फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। तो टी बराबर 0 है जब, तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू मैक्सिमम है एक्स नॉट, और जैसे जैसे टी बढ़ रहा है तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है ना, एक्सपोनेंशियली। तो ये इस तरह से इसका ग्राफ बन गया। ठीक है, बाकी की दो कंडीशंस कौन कौन सी होंगी? एक कंडीशन होगी ओवर डैम्पिंग की और एक कंडीशन होगी क्रिटिकल डैम्पिंग की। तो सबसे पहले बात कर लूँ मैं किसकी? क्रिटिकल डैम्पिंग की। तो क्रिटिकल डैम्पिंग की जो कंडीशन होगी, क्रिटिकल डैम्पिंग, तो क्रिटिकल डैम्पिंग की कंडीशन में क्या होगा कि ये जो आर स्क्वायर है वो ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। आर स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर, मतलब आर बराबर हो गया ओमेगा। आर किसके बराबर था? आर बराबर था लैम्बडा अपॉन 2m, तो बराबर हो गया ओमेगा, और लैम्बडा बराबर कितना आ गया? 2m ओमेगा। फिर ये जो लैम्बडा है, इस लैम्बडा को क्रिटिकल डैम्पिंग की कंडीशन में हम कहते हैं क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, और ये वैल्यू आ गई इसकी। तो इसको हम कहते हैं क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट, क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट।
ठीक है। तो यहाँ पर जो रूट बन जाएंगे भाई, आर स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर, तो बराबर हो गए, तो रूट क्या बनेंगे, S12 इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस आर प्लस माइनस, फॉर्मूला क्या था हमारा, आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये तो ख़त्म खेल, ये तो जीरो, ये वाला हिस्सा जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो क्या बन गया, S12 इक्वल्स टू माइनस आर। तो सॉल्यूशन जो बनेगा हमारा x इक्वल्स टू a e की पावर s1t प्लस b e की पावर s2t, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, इससे हमारे पास क्या निकल जाएगा, सॉल्यूशन। तो ये क्रिटिकल डैम्पिंग की कंडीशन देखो, ये डायग्राम पे दिखाया हुआ है, इसको जीटा के फॉर्म में दिखाया हुआ है, तो ये क्रिटिकल डैम्पिंग की कंडीशन है, ठीक है। ये किसकी कंडीशन है, क्रिटिकल डैम्पिंग की कंडीशन है। थर्ड कंडीशन हमारे पास बनेगी किसकी, ओवर डैम्पिंग की। तो ओवर डैम्पिंग की कंडीशन जो होगी, ओवर डैम्पिंग की कंडीशन में क्या होगा, आर स्क्वायर ग्रेटर देन होगा किसके, ओमेगा स्क्वायर के। तो आर स्क्वायर ग्रेटर देन होगा ओमेगा स्क्वायर के, तो रूट जो है वो दोनों माइनस के आ जाएंगे। S1 की वैल्यू कितनी बन जाएगी, माइनस आर प्लस आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, और S2 की वैल्यू कितनी बन जाएगी, माइनस आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। और ये दोनों ही जो रूट्स हैं ये रियल रूट्स हैं, रियल एंड नेगेटिव एंड रियल रूट्स, ठीक है। तो ये जो कंडीशन होगी ओवर डैम्पिंग की कंडीशन, इसमें क्या होगा कि जो डैम्पिंग है वो बहुत तेज़ी से होगी, तो ये कंडीशन हमें रिक्वायर्ड नहीं होगी, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया हुआ है। जैसे जैसे जीटा मतलब डैम्पिंग फैक्टर की वैल्यू बढ़ रही है, तो डैम्पिंग फैक्टर की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ x/x0 जो है उसकी वैल्यू भी लगातार क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो ये वाली कंडीशन ओवर डैम्पिंग की और ये वाली कंडीशन क्रिटिकल डैम्पिंग की, दोनों क्या है, अवॉइडेड है, यानी कि इनसे बचा जाता है। फ्रूटफुल कौन सी है, फेवरेबल कौन सी है, जो अंडर डैम्पिंग की कंडीशन है वो फेवरेबल है, इसका ये फार्मूला हमारे पास बन गया, ठीक है। तो यहाँ से अगर हमें टाइम पीरियड निकालवाया जाए कि डैम्पिंग या फ्री डैम्पिंग कंडीशन के लिए, फ्री डैम्पिंग हार्मोनिक मोशन के लिए टाइम पीरियड निकालो, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 अपॉन क्या होगा, ओमेगा, और यहाँ पर ओमेगा क्या हो गया, ओमेगा डी। तो टी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 अपॉन ओमेगा डी। ओमेगा डी की जो वैल्यू है वो कितनी आई थी, वो आई थी ओमेगा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये वाला फार्मूला, ये फार्मूला दोनों बहुत काम के फार्मूला है, ये दो। और उसके बाद तुमने फार्मूला निकाला कौन सा वाला, ये वाले, ये फिर डैम्पिंग फैक्टर क्या होता है, ये इसका फार्मूला, ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सीधे ये, और ये λ/2r। हाँ जी, तो अब हमारे पास ये फार्मूला आ गया। अब हमें निकालनी है कि कितनी, हम ये पढ़ रहे हैं कि जब डैम्पिंग हो रही है तो उस डैम्पिंग में जो एनर्जी है उसकी जो वैल्यू है लगातार टाइम के साथ क्या हो रही है, कम हो रही है। सिमिलरली जो एम्पलीट्यूड है उसकी जो वैल्यू है वो भी लगातार क्या हो रही है, कम हो रही है। तो अंडर डैम्पिंग के लिए हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ये आ गई, x इक्वल्स टू x0 e पावर माइनस आर टी साइन ओमेगा डी टी प्लस फाइव। अगर मेरे को काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो काइनेटिक एनर्जी के ई बराबर होता है किसके, हाफ एम वी स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हाफ एम वी को क्या लिख सकते हैं, डी एक्स ओवर डी टी और ये स्क्वायर। तो कुल मिला के मैं क्या कर लूँ, डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू निकाल लूँ और उसको यहाँ पर रख दूँ। तो सबसे पहले तो मैं डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू निकाल लेता हूँ, यानी कि इसको डिफ्रेंशिएट कर दूँ। तो इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी ओवर डी टी, और ये क्या है, ये बनेगा x0 ई पावर माइनस आर टी और साइन ओमेगा डी टी प्लस फाइव। तो इसका डिफ्रेंशिएशन अब यू वी मेथड से होगा, एक बार इसका करना पड़ेगा, इसको छोड़ना पड़ेगा, इसका करोगे इसको छोड़ोगे, चेन लगेगी चेन। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करने के बाद रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ लिखा आएगा x0, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ जो मेरे पास लिखा हुआ है ना, x0 ई की पावर माइनस आर टी और फिर ये बन जाएगा ओमेगा और कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, एक मिनट, ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस आर और साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये बन जाएगा। हमें इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर करने के बाद इसकी जो वैल्यू बनेगी वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर, इसको इसकी वैल्यू डाल देनी है। तो काइनेटिक एनर्जी जो हमारी बनेगी उसकी वैल्यू बन जाएगी हाफ एम x0 स्क्वायर
ई पावर माइनस 2RT, और ये बनेगा ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 प्लस आर स्क्वायर, ये स्क्वायर में आएगा ना, ऐसे स्क्वायर करोगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर खुल रहा है ये, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, फिर बनेगा 2 माइनस 2 ओमेगा आर साइन ओमेगा टी प्लस 5 कॉस ओमेगा 2t प्लस 5, उसमें साइन 2थीटा का फॉर्मूला लग जाएगा, तो उसको मैंने इकट्ठा करके लिख दिया ओमेगा आर साइन 2 ओमेगा टी प्लस 2 5, ये वैल्यू हमारे पास बन गई। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की। अब हम क्या करेंगे कि यदि जो हमारे पास ये वैल्यू है, कौन सी वाली, x नॉट ई की पावर माइनस RT, यदि इसमें जो कमी हो रही है, यानी कि एम्पलीट्यूड जो कम हो रहा है वो इतना ज़्यादा नहीं है, एम्पलीट्यूड में जो कमी है वो ना के बराबर है, तो जो एक टाइम पीरियड है उसमें जो एम्पलीट्यूड है वो लगभग क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इफ क्या डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड कौन सा है, ये वाला, x नॉट ई पावर माइनस RT इज नेग्लिजिबल, then it remain constant for a time period। तो उस केस में जो हम एनर्जी निकाल लेंगे वो कौन सी एनर्जी निकाल लेंगे, हम एनर्जी की वैल्यू, और मीन काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास, उसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास जो वैल्यू है हाफ mx नॉट स्क्वायर ई पावर माइनस 2RT, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये तुम्हें डेरिवेशन कोई नहीं पूछेगा, ये तुम्हारे समझने के लिए है, और ये कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, फिर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। अगर तुम चाहो तो इस वाला जो इतना वाला पोर्शन है इसको स्किप भी कर सकते हो, ओमेगा आर और साइन 2 ओमेगा टी प्लस 2 5। अब इनकी वैल्यूज़ लिखनी है भाई, ये जो वैल्यू है इसकी एवरेज वैल्यू आती है 1/2, इसकी एवरेज वैल्यू आती है 1/2, और इसकी एवरेज वैल्यू आती है 0। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू रखने के बाद जब आंसर निकालोगे मीन काइनेटिक एनर्जी का, तो मीन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकल कर आएगी 1/4 m ओमेगा नॉट स्क्वायर और x नॉट स्क्वायर और e पावर माइनस 2RT, ये वैल्यू निकल के आएगी मीन काइनेटिक एनर्जी की। इसी तरह से तुम निकाल सकते हो किसकी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या करोगे, हाफ m ओमेगा नॉट स्क्वायर और x स्क्वायर, के एक्स स्क्वायर होता है ना, तो हाफ m नॉट ओमेगा स्क्वायर और x स्क्वायर। तो x की जो वैल्यू है, x मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो उसमें वो इक्वेशन रख दो यहाँ पर, तो u इक्वल्स टू हाफ m ओमेगा नॉट स्क्वायर, x वाली जो इक्वेशन थी अंडर डैम्पिंग में, ये वाली वैल्यू रख दो वहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, वो बन जाएगा x नॉट स्क्वायर ई पावर माइनस 2RT साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, ओमेगा टी प्लस 5, इसकी भी जब मीन वैल्यू निकालोगे तो मीन वैल्यू के लिए 1/2 बचेगा क्या, ओमेगा स्क्वायर x नॉट स्क्वायर ई की पावर माइनस 2RT, और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, तो यहाँ हो जाएगा 1/4। तो यहाँ पर भी वैल्यू कितनी आ गई 1/4, और यहाँ पर भी वैल्यू आ गई 1/4। ध्यान रखना, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ये दोनों कौन सी वैल्यू है, मीन एनर्जी है। ये मीन काइनेटिक एनर्जी है, ये मीन पोटेंशियल एनर्जी है। तो जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी वो किसके बराबर, यू मीन के बराबर प्लस काइनेटिक एनर्जी मीन के बराबर। तो कितना हो गया 1/4 m ओमेगा नॉट स्क्वायर x नॉट स्क्वायर ई की पावर माइनस 2RT प्लस 1/4 m ओमेगा नॉट स्क्वायर x नॉट स्क्वायर ई पावर माइनस 2RT। तो ये कितना बन गया, हाफ। तो हमारे पास जो टोटल एनर्जी है E, उसकी वैल्यू कितनी आ गई, उसकी वैल्यू आ गई हाफ
m ओमेगा नॉट स्क्वायर x नॉट स्क्वायर e की पावर -2RT। ये हमारे पास टोटल वैल्यू आ गई, किसकी? टोटल मीन एनर्जी की वैल्यू आ गई। अब यदि मैं t की वैल्यू when t इक्वल्स टू कितना हो गया 1/2R यहाँ पर रख दूँ, तो उस केस में एनर्जी जो है वो क्या बन जाएगी? हाफ m ओमेगा नॉट स्क्वायर x नॉट स्क्वायर, और ये e की पावर कितनी हो जाएगी? e की पावर -1, तो ये नीचे चला जाएगा e, तो ये मतलब कितना हो गया? 37%। कितना हो गया? 37%। तो यहाँ से e की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 37% हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू का। तो e मैक्स अपॉन e यानी कि 37% ऑफ e मैक्स। और ये हमें कब मिला? जब टाइम की वैल्यू क्या थी? 1/2R। तो इस टाइम पर जिस पर कि जो एनर्जी है वो मैक्सिमम एनर्जी की कितनी हो जाए? 37% हो जाए। जो एनर्जी है वो 37% हो जाए किसकी? मैक्सिमम एनर्जी की। तो उस टाइम को हम क्या कहते हैं? एनर्जी रिलैक्सेशन टाइम। तो एनर्जी रिलैक्सेशन टाइम की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई? टाउ इक्वल्स टू 1/2R। इसको हम क्या कहेंगे? एनर्जी रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, इसको हम क्या नाम देंगे? एनर्जी रिलैक्सेशन टाइम। जिस तरह से हमने वहाँ पर पढ़ा था डैम्पिंग फोर्स के केस में रिलैक्सेशन टाइम, इसी तरह से यहाँ पर कौन सा टाइम आ गया? एनर्जी रिलैक्सेशन टाइम। तो बहुत बड़ा सा डेरिवेशन था। डेरिवेशन इतने काम की चीज़ नहीं है, हमारे ये काम की चीज़ें हैं, ये वाली, ये फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर उसके बाद ये फॉर्मूला सीधा काम का है हमारे। फिर हमारे पास जो मीन एनर्जी की वैल्यू आई, एंड मीन पोटेंशियल एनर्जी की, मीन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आई, ये हमारे काम की चीज़ें हैं। डेरिवेशन जो इसके पीछे का है वो सिर्फ आप लोगों के समझने के लिए है। डेरिवेशन तुम्हें कोई एग्जाम में नहीं पूछेगा, है ना। चलो अब हम निकाल लेते हैं पावर डिसिपेशन। तो पावर डिसिपेशन यानी कि एनर्जी लॉस पर यूनिट टाइम। लॉस हो रहा है इसलिए लगा दिया माइनस, एनर्जी की जो वैल्यू है फार्मूला एनर्जी का वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसका डिफरेंशिएशन किया टाइम के रेस्पेक्ट में, तो फार्मूला बन गया पावर का पावर, ये भी है मीन पावर कितनी हो गई? 2R, और ये इंटू मीन एनर्जी। यदि टाउ गिवन है, टाउ इक्वल्स टू 1/2R, तो पावर का फॉर्मूला हो गया पावर इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन रिलैक्सेशन टाइम। एनर्जी अपॉन रिलैक्सेशन टाइम, सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। फिर उसके बाद हमसे पूछ लिया जाएगा क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर क्या होता है? रेशो होता है। किसका रेशो होता है? मल्टीप्लिकेशन होता है। किसका? 2π का। किसके साथ? रेशो। किसका रेशो? एवरेज स्टोर्ड एनर्जी और मीन एनर्जी लॉस पर यूनिट टाइम। एक साइकिल में मीन एनर्जी जो एवरेज एनर्जी स्टोर हो रही है वो, और मीन एनर्जी लॉस का रेशो, और उसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ? 2π के साथ। वो किसके बराबर होता है? क्वालिटी फैक्टर के बराबर होता है। यानी कि इसको अगर फॉर्मूला के फॉर्म में लिखें तो ये आ जाएगा 2π ई मीन अपॉन टी मतलब टाइम पीरियड, इंटू पी मीन। अब यहाँ से p का जो फॉर्मूला है वो क्या है? p का फॉर्मूला ई मीन अपॉन टाउ। तो ये फॉर्मूला की वैल्यू रख दी यहाँ से, तो यहाँ से वैल्यू रख दी, तो हमारे पास क्या बच गया? 2π अपॉन टी। ई से ई कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो 2π अपॉन टी को हम क्या कहते हैं? ओमेगा। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या हो गया? ओमेगा टाउ। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया? क्वालिटी फैक्टर का। और अगर अंडर डैम्पिंग कंडीशन है तो उस केस में ओमेगा को बराबर माना जा सकता है ओमेगा नॉट के, तो क्वालिटी फैक्टर हो गया ओमेगा नॉट टाउ। क्या हो गया? ओमेगा नॉट टाउ। इसके बाद आपसे ये पूछ लिया जाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ अंडर डैम्प्ड ऑसिलेटर को क्वालिटी फैक्टर में बताओ। तो डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी जो है उसको हम लिखते हैं ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये हम शुरू में देख चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आर है, यहाँ पर जब भी आर की हम बात कर रहे हैं, या टाउ है जो किसके बराबर है? 1/2R, तो आर किसके बराबर हो गया? 1/2 टाउ। ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, और कॉमन कितना निकाल लिया? ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो यहाँ इसको जब सिंप्लीफाई कराया तो ये ओमेगा डी का फॉर्मूला क्वालिटी फैक्टर के फॉर्म में आ गया। कितना आ गया? ओमेगा नॉट √1 माइनस 1/4 थीटा स्क्वायर। यदि थीटा इनफाइनाइट है, यानी कि ये इनफाइनाइट, तो ये वैल्यू कितनी हो गई? 0। तो ओमेगा डी किसके बराबर हो गया? ओमेगा नॉट के। जब थीटा एग्जैक्टली 1/2 हो जाएगा तो ये 1 बन जाएगा, 1 माइनस 1 कितना? 0। तो ओमेगा डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो क्वालिटी फैक्टर की वो वैल्यू जिस पर डैम्पिंग
जो डैम्पिंग फ्रिक्वेंसी है वो ज़ीरो हो जाती है, तो वो वैल्यू क्या होती है? सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, क्वालिटी फैक्टर की वो वैल्यू जिस पर डैम्पिंग फ्रिक्वेंसी ज़ीरो, तो वो क्या वैल्यू होती है? कितनी होती है? 1/2। क्वालिटी फैक्टर की वो वैल्यू जिस पर डैम्पिंग फ्रिक्वेंसी नेचुरल फ्रिक्वेंसी के बराबर हो जाती है, वो कितनी होती है? वो कितनी होती है? इनफाइनाइट होती है। ठीक है, तो सीधा सा मतलब है कि क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू डिक्रीज करेगी, तो जो ओमेगा डी है उसकी वैल्यू भी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। यहाँ पर इनफाइनाइट थी तो ये ओमेगा नॉट के बराबर, यहाँ पर 1/2 हुई तो ये सीधी ही जीरो हो गई। तो जैसे जैसे क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू डिक्रीज करेगी, ओमेगा डी की वैल्यू अपने आप में डिक्रीज करेगी। तो ये जो हमने पढ़ा अभी, ये था फ्री डैम्प्ड ऑसिलेशन। उसके पहले हमने पढ़ा डैम्पिंग, जो डैम्पिंग फोर्स होता है वो क्या होता है, फिर डैम्पिंग ऑसिलेशन हमने पढ़े, फिर उसके बाद हमने उसकी एनर्जी निकाली, पावर निकाला, फिर उसके बाद हमने क्वालिटी फैक्टर की बात की। अब हम बात करते हैं किसके ऊपर? न्यूमेरिकल्स के ऊपर। तो न्यूमेरिकल्स की अगर बात की जाए तो सबसे फर्स्ट नंबर का जो न्यूमेरिकल हमें दिया है उसमें बोला है द फ्रिक्वेंसी ऑफ एन ऑसिलेटर इज 200 हर्ट्ज। फ्रिक्वेंसी की जो वैल्यू है वो 200 हर्ट्ज दी है हमें, 200 हर्ट्ज। एंड डैम्पिंग कांस्टेंट इज 0.23। डैम्पिंग कांस्टेंट मतलब लैम्बडा की वैल्यू दे रखी है 0.23, नहीं ये है किसकी वैल्यू? आर की वैल्यू है, ये है आर की वैल्यू। आर जो है वो डैम्पिंग कांस्टेंट कहलाता है और लैम्बडा कहलाता है डैम्पिंग कोफिशिएंट। ये है पर सेकंड में 0.23 पर सेकंड, है ना। फाइंड आउट रिलैक्सेशन टाइम, टाउ की वैल्यू, क्वालिटी फैक्टर, टाइम इन विच इट्स एनर्जी डिक्रीजेज टू 1/10 ऑफ इट्स इनिशियल एनर्जी। वो टाइम बताओ जिसमें कि जो इसकी एनर्जी है घटकर 1/10 हो जाए। तो सबसे पहले तो आपको दी हुई है फ्रिक्वेंसी, सॉल्यूशन बनाए इसका। तो फ्रिक्वेंसी हमें दी है कितनी? 200 हर्ट्ज। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं किसकी वैल्यू? ओमेगा की। तो ओमेगा किसके बराबर होता है? 2πf। तो ये कितना हो गया? 2π इंटू 200। तो यहाँ से आ गया कितना? 400 पाई। ये किसकी वैल्यू आ गई? ओमेगा की। एक वैल्यू तो ये आ गई। फिर हमें दी आर की वैल्यू 0.23 पर सेकेंड। तो ये है आर की वैल्यू। तो आर की वैल्यू 0.23 पर सेकेंड। सबसे पहले क्या निकालना है? रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम किसका है? एनर्जी व एनर्जी की बात हो रही है, तो रिलैक्सेशन टाइम कितना है? 1/2r। तो टाउ इक्वल्स टू 1/2r, आर की वैल्यू 0.23। तो इसको सिंपल करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा कितना आएगा? वो आएगा 2.17 सेकेंड। कितना आंसर आ जाएगा? 2.17 सेकेंड। फिर हमें पूछा है क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर अभी अभी हमने पढ़ा, फॉर्मूला क्या है? ओमेगा नॉट इंटू टाउ। तो ओमेगा नॉट कितना? 400 पाई, और टाउ की वैल्यू कितनी? 2.17। तो इसको सिंपल करो तो आंसर है मेरे पास जो लिखा हुआ वो है 2725.52। ये वैल्यू आ गई क्वालिटी फैक्टर की। फिर हमें पूछा है टाइम इन विच इट्स एनर्जी डिक्रीजेस टू 1/10 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। वह टाइम बताओ जिसमें इसकी एनर्जी डिक्रीज होकर 1/10 हो जाएगी इनिशियल वैल्यू की। अच्छा, तो एनर्जी का फॉर्मूला निकाल के लाओ भाई। तो एनर्जी का फॉर्मूला निकाल के लाते हैं हम। कहाँ गया एनर्जी का फॉर्मूला? ये रहा। तो ये एनर्जी का फॉर्मूला लेके चलो उधर, इसको ले चलें। यहाँ अगले पेज पे लिख लेता हूँ। तो E इक्वल्स टू हाफ m ओमेगा नॉट स्क्वायर x नॉट स्क्वायर E है क्या? हाँ, E की पावर माइनस t, एक मिनट रुको, 2RT, यही है ना? एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। 2RT, हाँ 2RT, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 2RT। अब सबसे पहले ये वाला जो पार्ट है, आगे वाला पार्ट लिखा हुआ है हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, ये एनर्जी हो गई मैक्सिमम एनर्जी। तो E की वैल्यू कितनी हो गई? ये हो गई E मैक्स, या E नॉट भी बोल दो इसको, E नॉट बोल दो इसको। एक काम करो, ये फॉर्मूला हो गया हमारा कितना? E पावर माइनस 2R इंटू टी, और 2R को क्या लिख सकते हो? 1/टाउ। तो ये जो फॉर्मूला है इसको चेंज करके लिख सकते हो E नॉट E पावर माइनस t/टाउ। तो अब यहाँ पर वैल्यूज रख दो। हमें क्या बोला है? हमें बोला है कि टाइम इन विच इट्स एनर्जी डिक्रीजेज टू 1/10 ऑफ इट इनिशियल एनर्जी। तो इनिशियल एनर्जी ये हो गई, तो ये हो जाए कितनी? E0/10। तो ये E0
और ई माइनस टी अपॉन टाउ। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास टी की वैल्यू आ जाएगी सिंपल करके 5 सेकेंड्स। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा? 5 सेकेंड्स आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कुछ इसी तरह से चीज़ें पूछी हुई हैं। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटर हैविंग फ्रिक्वेंसी 300 ऑसिलेशंस पर सेकेंड, 300 ऑसिलेशंस पर सेकेंड, यानी कि यहाँ पर n की वैल्यू दे दी हमें, तो f की वैल्यू कितनी है? 300। तो ओमेगा कितना हो जाएगा यहाँ से? 2 पाई f, और ये हो जाएगा कितना? 600 पाई, ये ओमेगा की वैल्यू हो गई। becomes 1/10 of its initial amplitude after 600 oscillations। ठीक है, हमें बोला है एम्पलीट्यूड जो है 1/10 हो जाता है इनिशियल एम्पलीट्यूड का। तो एम्पलीट्यूड जो है वो क्या होता है? x बराबर x0 e पावर -2 RT। हमें बोला कि x0 बाई 10 हो जाता है, x0 e पावर -RT। ठीक, तो यहाँ से x0 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास e पावर -RT इक्वल्स टू कितना बन गया? 1/10। अब ये कितने टाइम पीरियड में हो जाता है? ये टाइम पीरियड निकालने के लिए हमने क्या किया कि 6000 ऑसिलेशन हो गए कितने से? 300 से। तो टाइम पीरियड निकाल लिया हमने। तो टाइम पीरियड कैसे निकाल लेंगे? 6000 को डिवाइड कर दोगे किससे? 300 से। भाई यहाँ पर लिखा है ऑसिलेशंस, यहाँ लिखा है ऑसिलेशंस पर सेकेंड, तो ये टाइम निकल गया। कितना निकल जाएगा? ये 20 सेकेंड्स। तो ये 20 सेकेंड्स आ गया। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू निकल जाएगी आर की, है ना। आर की वैल्यू निकालोगे, भाई यहाँ पर टी बराबर क्या रख दोगे? 20। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद आर की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 0.115 पर सेकेंड, 0.115 पर सेकेंड। ये किसकी वैल्यू आ गई? आर की वैल्यू आ गई। तो आर की वैल्यू मतलब ये क्या है? डैम्पिंग कांस्टेंट। तो ये डैम्पिंग कांस्टेंट हो गया। रिलैक्सेशन टाइम निकालना है। रिलैक्सेशन टाइम का फॉर्मूला टाउ इक्वल्स टू 1/2R। तो यहाँ से रिलैक्सेशन टाइम निकाल लोगे। क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला Q इक्वल्स टू ओमेगा नॉट इंटू टाउ। तो टाउ आ गया, ओमेगा नॉट किसके बराबर होगा? 600 पाई के बराबर। फिर द टाइम इन विच द एनर्जी बिकम्स 1/10 ऑफ इट्स इनिशियल एनर्जी, वही सवाल जो पिछले क्वेश्चन में था। ठीक है भाई, तो इस तरह से आपसे ये जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे, और होपफुली जितना भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है बहुत आसानी से आप लोगों को समझ में आ गया है। फिर भी कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, उसमें आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।